पहले ये वाला अच्छा ब्रेड वाला थोड़ा सा ब्रेड वाला चल गया चल गया यार ये वाला रुका हुआ है, रुका हुआ था। तेरे यार, तेरे फ्रेंड्स, तेरी गर्ल। इधर जल्दी आना क्या भाई जाते भाई क्लास कैंसिल कर दो क्लास कैंसिल कर दो ओ लड़की आँख मारे ओ लड़की आँख मारे ओ लड़की आँख मारे। लोग किसने कर दिया ये मैं चला रहा हूँ यार मैम एक मिनट ये होने जैसे संभाल के रखना।
थैंक यू सो मच। हाँ, मैंने कहा कंप्लेंट तब जब क्लास खत्म हो जाए। 3 बजे आज क्या है? चश्मे वालों की ये जिंदगी बड़ी खराब है यार। लेंसेज ना मुझे पसंद नहीं आते पर्सनली, मतलब बहुत ज़्यादा। मैं लगाती थी ग्रे, मुझे बड़ा शौक था पहले जब नया नया चश्मा लगाती थी ना 2014-15 में ना, यूज्ड टू वेयर ग्रे लेंसेज। जब पहली बार आई वेंट टू मीट माई इन-लॉज शादी से पहले, तो मैंने वो लेंसेज लगाए चश्मे के बजाय। एवरीवन वाज लाइक, फर्क भी पड़ता है यार, मुझे तो नहीं पड़ता। एवरीवन वाज लाइक कि मेरे हस्बैंड को सब गोलू कहते हैं, गोलू इसकी आंख ऐसी ही है या मतलब, नहीं लेंस नहीं, क्योंकि ऐसी आंखों वालों पे ना भरोसा नहीं करते, ऐसा बड़े बुजुर्ग कहते हैं। अरे यार लेंस लगाया उसने, उसके बाद से कब वाले लेंसेज छोड़ दिए भाई, डर जाते थे लोग। अब तुम ही लोग तो आज सुबह ही कह रहे थे अब आप 1 साल बूढ़े लग रहे हो आज, तो अब क्या नीला हरा लगाऊं मैं, बताओ। भरत भैया को भेज दिया है मैंने। चलो चलो भाई जल्दी चलो इधर। हाँ हाँ, अरविंद दुबे सर का अभी मैसेज भी आया था मेरे पास, शायद जीएसटी का कुछ एमसीक्यू है, और एग्जैक्ट क्या मैसेज था मैंने वो देखा नहीं ढंग से। हाँ, हिज मैसेज वाज जीएसटी के कुछ एमसीक्यूज हैं, मे वाले बच्चों को बोल दीजिएगा। तो अच्छा, और एक बात, जितने भी बच्चे मे वाले हैं, मे वाले जितने भी बच्चे बैठे हुए बेटा सुन लो प्लीज, कुछ ज़रूरी बातें। जहाँ तक अभी ऐसा कुछ कई बच्चों के दिमाग में भी ये एक डिलेमा होगा कि हो सकता है इस बार पेपर जून में हो क्योंकि जनरल इलेक्शंस हैं, लेकिन अप्रैल में इलेक्शंस हैं। फिर 2014 वाला इलेक्शन मई में था, इस वजह से पेपर खसके थे, खसक भी सकते हैं। वो हमको आगे आने वाले 10 दिनों के अंदर पता चल जाएगा। आफ्टर रिजल्ट एग्जाम फॉर्म आ जाएंगे। नहीं, पहले होने का कोई प्रोविजन नहीं है। अगर इन केस मई में होते भी हैं तो हो सकता है कि 2 का 4, 4 का 6 हो जाए, लेकिन जहां तक पूरे के पूरे पेपर खसकने के आसार बहुत ही ज़्यादा कम हैं। तो अगर आप इस मन में बैठें कि इस बार तो 1 महीना ज़्यादा मिलना है फॉर प्रेपरेशन, तो प्लीज़ उस बात को थोड़ा सा माइंड से हटा के आगे का काम कीजिए। चैप्टर 3 यूनिट 2 हमने बात की थी कि पीछे से चलेंगे, तो बात कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई। कल चैप्टर नंबर 3 किसी भी हाल में खत्म होगा। कल चैप्टर नंबर 3 किसी भी हाल में खत्म होगा। और अच्छा, एक और बात, हाँ जी प्लीज सुन लो ना यार। आपको याद है ना मैं कल भी आऊंगी, मतलब ऐसा कोई सीन है कि अच्छा कुछ बातें, चलो इसको नहीं बता रही हूँ, कुछ नॉर्मल बात हमारे सब्जेक्ट से ही रिलेटेड हम लोग कर रहे हैं। एक कि आपने आपकी आधी क्लास 12th या 11th जो भी नेशनल इनकम पढ़ते हुए निकाल दी, ठीक है, कि हर चीज़ थोड़ी मोड़ी हर बार थोड़ा 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 वो आपका पूरा साल खींचा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो मैक्सिमम टाइम है उसको कवर करने का वो 3 क्लासेस हैं, जिसमें जो पहला है डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम,
वो तो हमें एक जादू चलाना है। जादू क्या है? कुछ मैं आपको 3 चार्ट्स बना के दूंगी, वो आपको देखना है और उन पूरे चार्ट्स में आपका पूरा डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम आ जाएगा। हर एक शब्द का मीनिंग, हर एक शब्द को कैसे डिटरमाइन किया है, वो क्या फॉर्मूला है, मतलब वैल्यू बेस्ड का, इनकम बेस्ड का और एक्सपेंडिचर बेस्ड, जो भी सारी बातें हैं वो चार्ट्स में हो जाएंगी। अब रहा किनीजियन मॉडल, तो आपके शायद जहां तक है 2 सेक्टर तक है और 3 सेक्टर भी है। 2 सेक्टर तक था और यहाँ पर जो हमें किनीजियन मॉडल पढ़ना है वो 4 सेक्टर तक है। इसका मतलब 2 सेक्टर, 3 सेक्टर और 4 सेक्टर। लेकिन वो सारी बातें उस वक्त आसान लगेंगी जो भी है, लेकिन आपको नेशनल इनकम का मैं एक भी चीज़ क्लास में लिखवाऊंगी नहीं, ये पक्की बात है। क्योंकि अगर मैंने आपको क्लास में ये बातें लिखवाई तो हम कैसे भी नहीं कर पाएंगे, ये श्योर है। और मंडे से I'll hand it over this subject to sir, whatever he thinks of, I don't know. मुझे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वो मैं संडे को ख़त्म कर दूंगी। संडे को मैम इसका तो संडे को भी हमारी क्लास है, हाँ संडे तक हमें चाहिए। उसके बाद FM जैसे भी आपकी चलेगी। यहाँ कौन सा है? यूनिट 2। चलिए कल क्या पढ़ा था? मॉनेटरी पॉलिसी। कुछ नई बातें थी बेटा, उसमें ध्यान से देख लो। ये चैप्टर समझने वाला ज्यादा नहीं है, 3 फॉर्मूलाज हैं जो बस इस चैप्टर में याद करने हैं। M1, M2, M3, M4 वाला। मॉनेटरी नहीं, अभी यहाँ और देखेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी में हमने देखा कि जब मॉनेटरी अथॉरिटीज, दैट इज सेंट्रल बैंक एंड गवर्नमेंट, जब मिलके हमारे देश के मनी सप्लाई से रिलेटेड कोई बात का फैसला करती है और उस बात के होने से जब हमारे ओवरऑल डिमांड और आउटपुट में किसी प्रकार का फर्क पड़ता है, तब उस पॉलिसी को कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, हमें पता चला कुछ 6, 7, 8 वर्ड्स जो अगर हमने चला लगाए तो हमारा मॉनेटरी पॉलिसी ढंग से काम करता है। सॉर्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। सबसे पहला था CRR, दैट वाज कैश रिजर्व रेशियो, जिसने हमें क्या बताया? उसने हमें कहा कि देखो भाई हमने कुछ स्पेसिफिक परसेंटेज RBI के पास रखना है। SLR ने कहा कि उसका कुछ हिस्सा एनी टाइम आपके पास होना चाहिए। उसके बाद हमने बात की LAF की, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये बात याद रखनी है कि अगर तुम्हारे पास पैसे कम पड़ गए हो तो हमारे पास आके ले जाना। कैसे? डिस्काउंटिंग से। और अगर तुम्हारे पास ज्यादा हो तो मुझे दे जाना और बाद में सेल कर देंगे हम तुमको। तो रेपो वॉज रीपरचेज ऑप्शन। याद है कि आज उधार लेना है तो मुझसे पैसे ले लो और अपनी चीज मुझे बेच दो, लेकिन जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी तब एक एग्रीड फ्यूचर प्राइस पे वो सामान मुझसे दोबारा खरीद लेना। इसका उल्टा होता है रिवर्स रेपो। ठीक बात है। उसके बाद आई बारी MSS की, दैट वाज मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, जिसने हमें बताया, MSF पहले, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, जिसने कहा जहां LAF की लिमिट खत्म होती है वहां MSF की लिमिट स्टार्ट होती है। हम ओवरनाइट बेसिस के लिए भी पैसे देते हैं, लेकिन उसका इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा होता है। और मंडे से लेके संडे के तक, सैटरडे को छोड़ के शाम 7 से 7:30 के बीच में मुंबई में पैसे मिलेंगे 1 करोड़ रुपए के डिनोमिनेशन में। बोलो याद रहेगी आपको ये बात? ठीक बात है। उसके बाद बारी आई MSS की, दैट वाज मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम।
It is a MOU between RBI and GOI. GOI is Government of India. इन दोनों ने मिलकर आपस में तय किया कि फॉरेन कैपिटल से होने वाले इफेक्ट को हम कम करेंगे। अगर ज्यादा होगा तो लोन लेके पैसा खींच लेंगे और अगर कम होगा तो लोन दे देंगे, जिससे फंड का फ्लो बढ़ जाए। OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशंस आर दोज विच आर कंडक्टेड बाय RBI। क्या करता है वो? गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज का सेल परचेज करता है, उसको कहते हैं OMO, दैट इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ठीक है। उसके बाद बैंक रेट्स आर द स्टैंडर्ड रेट्स डिसाइडेड बिटवीन RBI and the scheduled banks for anything, interest rates, lendings और कुछ सेल परचेजेस और भी कोई भी बातें जो दोनों के बीच में तय हुई हैं वो बात कहलाती है बैंक रेट्स। फिर हमें पता चला कि 27 जून 2016 को एक कमेटी बनाई गई, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसमें 6 लोग थे। RBI गवर्नर, RBI डिप्टी गवर्नर, RBI का एक रिप्रेजेंटेटिव और 3 सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है। इनका एक ही काम है, इन्फ्लेशन रेट को डिसाइड करके एनालाइज करना आगे 5 सालों के लिए। तो 16 से लेके 21 तक में जो बात डिसाइड हुई है वो कितने की हुई है? 4% की, विथ 2% टॉलरेंस लिमिट, दैट इज +2 -2। और यहाँ पे एक बात लिखी कि इनको एक रिपोर्ट देनी होगी उस हर 6 महीने में, इस बात को जस्टिफाई करके देने में कि क्यों हमारा इन्फ्लेशन इस टॉलरेंस लिमिट से या तो ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। इस कमेटी को ये बात की रिपोर्ट देनी होगी। उसके बाद हमने देखा फ्रेमवर्क, ऑब्जेक्टिव्स भी हमने लिखा कि भाई प्री कीनीजियन पीरियड में 1930 से पहले एक ही ऑब्जेक्टिव था, प्राइस स्टेबिलिटी। लेकिन 1930 में जब एक ग्लोबल रिसेशन आया तब लोगों को समझ में आया कि प्राइस स्टेबिलिटी तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन उसके साथ कई और सारे ऑब्जेक्टिव्स इंपॉर्टेंट है, जैसे इशू ऑफ करेंसी, मेंटेनिंग द रिजर्व्स, उसके बाद अचीविंग द फुल एम्प्लॉयमेंट। इन टाइप की चीजें भी उतनी ही इक्वल इंपॉर्टेंट है। फिर बात आई एनालिटिक्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। एनालिटिक्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ने कहा कि अगर इन बातों को आप समझना चाहते हैं तो 4 चैनल्स के थ्रू समझिए। कैसे? इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट, लेंडिंग चैनल्स एंड बैलेंस शीट चैनल्स। इन्होंने कहा इंटरेस्ट रेट हैज अ डायरेक्ट इंपैक्ट ओवर द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स इन द मार्केट थ्रू बोरोइंग्स। अगर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ज्यादा है तो लोन कम है, अगर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम है तो लोन ज्यादा है। एक्सचेंज रेट ने बात की लोन लेने और लोन को रीपे करने की। अगर लोन लोगे तो करेंसी में आएगा डेप्रिसिएशन और अगर रीपे करोगे तो करेंसी में आएगा एप्रिसिएशन। लेंडिंग चैनल्स की जब हमने बात की तो हमने कहा कई ऐसे सोर्सेज हैं जो बिजनेस को फंड प्रोवाइड करते हैं फॉर ऑपरेशंस। अगर वो लेंडिंग चैनल्स ज्यादा फंड देंगे तो बिजनेस बढ़ेगा, कम देंगे तो कम होगा। उसके बाद अगर लाइबिलिटीज में लोन ज्यादा है तो बैलेंस शीट की पोजीशन वीक है और अगर ये कम है तो आपकी बैलेंस शीट की पोजीशन इंप्रूव्ड है या अच्छी है। ये है आपका एंटायर चैप्टर 3 का यूनिट 3, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी। हाँ जी बेटा, बैलेंस शीट चैनल का मतलब है कि अगर मान लो देश में आपने कॉस्ट ऑफ, हर चीज इंटर रिलेटेड है, अगर आपने कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम कर दी तो हमने क्या कहा, लोग लोन लेंगे तो हमारी कंजम्पशन देश की बढ़ेगी। यही इंटेंशन है कि फंड इंजेक्शन होगा कहीं ना कहीं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जितने ज्यादा लोग लोन लेंगे उतने ज्यादा लोग कर्जे में भी तो आ जाएंगे या नहीं आएंगे। अगर ज्यादा से ज्यादा लोग लोन लेने लगेंगे तो सबकी बैलेंस शीट में लोन भारी होने लगेगा,
तो वो भी हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जितने आपने एनपीए बैंकिंग पढ़ लिया एडवांस अकाउंट्स में बैंकिंग, तो आपने एनपीए नाम की एक चीज देखी है कई सारी, तो जितने ज्यादा लोगों को बैंक लोन देती है उतना उसका पैसा आने में भी डर होता है। तो उस केस में बैलेंस शीट चैनल काम करता है कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोन मत रखो, तुम्हारे लिए भी नुकसान है और अल्टीमेटली बैंक के लिए भी नुकसान है। ठीक है, ये अगर आपने ये कहानी के जैसे बात को सुना होगा तो एक भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो हमारा स्टडी में से बचा हुआ है। हमें याद आ गया कि 7 इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्वेश्चन उन्हीं में से आना है। फिर भी अगर क्वेश्चन आए एमपीसी के ऊपर तो आएगा क्या होती है, कब बनी, कितने मेंबर हैं और क्या काम है, वो सारी बातें हमें पता चल चुकी है। फ्रेमवर्क पूछेगा तो हमें पता है, ऑब्जेक्टिव्स, एनालिटिक्स और ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हमने कई सारे देख लिए हैं। मैम मान लो अगर यही क्वेश्चन आ गया फ्रेमवर्क तो पूरा चैप्टर ही पूछ लिया उन्होंने, नहीं। अगर फ्रेमवर्क का क्वेश्चन आ गया तो ओवरऑल तो उनका पूरा चैप्टर ही आ गया, तो उस वक्त आपको देखना है कि कितना कंटेंट चाहिए। आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो। अरे यार बेटा यहां देखेंगे प्लीज, 15 से 20 मिनट की बात सुननी है बड़े ध्यान से और काम खत्म। 15 से 20 मिनट हार्डली। और आप जब इस बात को सुनेंगे उसके बाद जब मैं आपको कुछ इक्वेशन दिखाऊंगी तब आपको वो इक्वेशन बिल्कुल भारी नहीं लगेगी, बिल्कुल भी। ध्यान से देखना है। हमारे पास जब भी हम बात करते हैं मनी सप्लाई की, तो अगर मैं इसका इंग्लिश का हिंदी भी करूं तो मैं ये देखती हूं कि इकोनॉमी में पैसा आएगा कहां से, यही बात है। यहाँ पे अगर इस चैप्टर का इंटेंशन समझने की कोशिश की जाए तो इस चैप्टर का इंटेंशन है कि इकोनॉमी में पैसा कहाँ से आएगा और उसकी सप्लाई को कैसे रेगुलेट किया जाएगा, वो कहलाता है कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई। हमें बताया गया कि देखो पैसा ना 2 जगह से आता है। एक तो हमारे देश का जो सेंट्रल बैंक है वो जिस प्रकार के डिसीजन लेता है उससे मनी सप्लाई सीधी सीधी असर करती है। और दूसरा ये सेंट्रल बैंक के बाद जो हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं वो किस प्रकार की पॉलिसी बनाते हैं उससे हमारा सीधा सीधा मनी सप्लाई असर करता है। आप ही ने तो कहा इंटरेस्ट रेट, नहीं, अगर ये इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे तो ऑटोमेटिकली मेरी मनी सप्लाई कम हो जाएगी। इसका मतलब अगर मैं देखूं तो मेरे देश में जो टोटल पैसा है वो कहां कहां से आएगा, या तो आरबीआई ने जो डिसीजन लिया है वहां से, या जितना क्रेडिट, अभी हम लोग इसको देखेंगे, हो सकता है आपने ये शब्द पहले सुना हो, जितना क्रेडिट मल्टीप्लायर कमर्शियल बैंक्स जनरेट करेंगी उससे दोनों से मिला के होगी हमारी टोटल मनी सप्लाई। आरबीआई जो मनी जनरेट करता है उस मनी को कहते हैं हाई पावर्ड मनी, बेस मनी या फिर रिजर्व मनी। जो भी पैसा आरबीआई के पास है या आरबीआई जनरेट करके दे रहा है उन पैसों को कहते हैं या तो हाई पावर्ड, बेस और रिजर्व मनी। आपकी स्टडी का एमसीक्यू का पहला क्वेश्चन है, मनी क्रिएटेड बाय रिजर्व बैंक इज नोन एज ए, बी, सी, डी, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव इसका मतलब अगर कोई भी पैसा आरबीआई जनरेट करके देती है तो उसे हाई पावर्ड, बेस मनी और रिजर्व मनी। जो पैसा कमर्शियल बैंक्स जनरेट करके देते हैं उस पैसे को कहते हैं क्रेडिट मनी।
इसका मतलब मैं आपसे ये कहूं कि इस देश में जितना भी पैसा है दैट इज द टोटल ऑफ रिजर्व मनी एंड क्रेडिट मनी। मैंने आपसे कहा कि देश में पैसा दो सोर्सेस से आता है, या तो सेंट्रल बैंक के डिसीजन से आता है, और जितना क्रेडिट मल्टीप्लायर, ये सबसे पहले यही पढ़ेंगे हम लोग, जितना क्रेडिट मल्टीप्लायर मेरे कमर्शियल या शेड्यूल्ड बैंक्स जनरेट करते हैं उससे मेरा मनी सप्लाई टोटल होता है। बोलो ठीक है। तो क्या मैं ये कहूं कि ये दोनों मिला के जितना पैसा जनरेट करते हैं वही मेरे देश की टोटल मनी सप्लाई है? इसमें कोई आपत्ति है? तो अब अगर मैं कहूं कि माय टोटल मनी सप्लाई इज इक्वल्स टू रिजर्व मनी प्लस क्रेडिट मनी, तो क्या ये बात ठीक है? बताओ, क्या ये बात ठीक है? आरबीआई जो लाएगा वो रिजर्व मनी और जो बैंक्स जनरेट करेंगे वो क्रेडिट मनी। अब यहां देखेंगे, मैंने एक शब्द लिखा क्रेडिट मल्टीप्लायर। क्रेडिट मल्टीप्लायर, बेटा इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं पहले। मान लो ए ने 1000 रुपया बैंक एक्स के पास जमा किया है। कितना? 1000। बैंक एक्स के पास 20% का मैंडेटरी रिजर्व है, सीआरआर और एसएलआर मिला के। बोलो ठीक है। इसका मतलब चाह के भी बैंक एक्स इस 200 रुपए का इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन वो 800 रुपए आगे चल के किसी को लोन दे सकता है। बोलो ठीक है। अब 800 का किसी को उसने दिया लोन दिया मिस्टर बी को। जब मिस्टर बी को लोन दिया तो मिस्टर बी ने फिर बैंक वाई के पास इस पैसे को जाके जमा कर दिया। कितना हुआ? लेकिन क्या बैंक वाई भी एक शेड्यूल्ड बैंक है? और वाई के ऊपर भी यही बात लागू होती है कि तुमको 20% अपने पास रखना है। तो इसका मतलब वो 160 अपने पास रखेगा और 140 को मार्केट में दे देगा। किसको? सी को। ये सी। अच्छा एक बात और, अब हमारे मन में सुनना बेटा, एक मिनट, हमारे मन में बात ये आ रही है कि अगर ये बी से लोन, अगर ये एक्स बैंक से लोन ले रहा है तो नालायक वाई में जाके जमा क्यों कर रहा है? देखो सुनो बेटा, ये जो बी है, ध्यान से सुनो ना प्लीज, फिर जो आप बोलेंगे मैं सुनूंगी। ये जो बी है ये इसको कंज्यूम करेगा, ये किसी ना किसी सेक्टर में ये पैसा लगाएगा और ये सेक्टर अल्टीमेटली अपने पास आया हुआ पैसा कहां जमा करेंगे? बैंक में। इसका मतलब ये है, अगर बी ने कुछ कपड़े खरीदे, बी ने कुछ खाना खरीदा, बी ने कुछ किताबें खरीदी, तो जो बी के जो ये तीनों सेलर हैं ये भी तो अपनी अर्निंग कहां जमा करते होंगे? बैंक में। लेकिन मैं मान लो किसी ने पूरी नहीं जमा करी होगी तो मैं मान लो किसी का खाता ही नहीं हुआ अकाउंट बैंक में। लेकिन बेटा एक मिनट, ये सारी बातें अजम्पशन बेस्ड हैं कि हम ये मानते हैं कि सारी ट्रांजैक्शन किसके थ्रू होती है? बैंक्स के थ्रू होती है, कैश का कोई चक्कर नहीं है। और सारी बैंक्स बस 640 का भी 20% होगा रिटेन्ड, दैट इज 128, और बचा हुआ लोन। क्या आपको साइकिल समझ में आ रही है? ऐसा माना जाता है कि जितना भी पैसा जमा होता है, अभी हमारे पास रेशियो क्या है? 0.2। तो
तो हम ऐसा मानते हैं कि ये 0.2 अपने आए हुए पैसे को कितना गुना बढ़ा सकता है? 5. दैट इज क्रेडिट मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो. कितना है? तो क्रेडिट मल्टीप्लायर 5. इसका मतलब जो भी पैसा बैंक के पास आएगा, बैंक उस पैसे को 5 गुना बार उसको इकोनॉमी में रोल करवा सकता है या उसको इकोनॉमी में फ्लो करवा सकता है. वो कहलाता है क्रेडिट मल्टीप्लायर. इसका मतलब अब यहां ध्यान से सुनना, बैंक के पास भले ही था कितना 1000, लेकिन बैंक ने लगाया उसमें 5 का मल्टीप्लायर. इसका मतलब 5000 रुपए इकोनॉमी में फ्लो कर रहे हैं. बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? आगे बढ़े तो इसका मतलब द टोटल मनी विल बी रिजर्व मनी प्लस क्रेडिट मनी, दैट इज मनी इनटू क्रेडिट मल्टीप्लायर. बोलो ठीक है? चलो अब कुछ नए शब्द, ये शायद पहले अगर देखे हैं तो इट्स ओके, वरना इधर देखें. एक वर्ड होता है बेटा कासा. कासा स्टैंड्स फॉर करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट. कासा स्टैंड, मैम ये आपने बनाया कि होता है? होता है, ये मैंने नहीं बनाया है. जब भी बैंक अपने अकाउंट्स की बात करता है तो वो कहता है वी डील्स इन कासा. कासा इज करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट. बैंक्स 2 चीजों पे काम करता है. एक डिमांड डिपॉजिट्स, टाइम या फिर टर्म डिपॉजिट्स. बेटा प्लीज ध्यान से सुन लो, ये बहुत आसान बातें हैं, बहुत ही ज्यादा. जब भी हम डिमांड डिपॉजिट की बात करते हैं तो उसके अंदर आता है कासा. डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है कि बैंक के पास या कस्टमर के पास कोई टाइम का लिमिटेशन नहीं है. वो जब चाहे तब उस बैंक में पैसे डाल सकता है और जब चाहे जब उस बैंक से पैसे निकाल सकता है. तो करंट अकाउंट में भी यही होता है, कोई टाइम लिमिट नहीं. और सेविंग्स अकाउंट में भी किसी प्रकार की कोई टाइम लिमिट नहीं. लेकिन जब भी हम बात करते हैं तो ये हो गया और रेकरिंग डिपॉजिट्स. ठीक बात है. अगर मैं टाइम डिपॉजिट की बात करूं तो फिक्स डिपॉजिट्स और रेकरिंग डिपॉजिट समझते हैं आप. आपके अकाउंट से हर महीने एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए पैसे कटते चले जाते हैं और एक अकाउंट में जाके अलग से सेव हो जाते हैं. अगर आपका मिनिमम होता है 11 मंथ्स, इस बीच में आप पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते और 11 महीने तक आपको इसकी किश्त देनी पड़ेगी. मैम नहीं दी तो आपका पैसा वो ब्लॉक हो गया. इसका मतलब मैं कहूं कि कमर्शियल बैंक के पास तो इतना ही पैसा आता होगा टोटल. एक क्या डिमांड डिपॉजिट और एक टर्म डिपॉजिट. मैम बैंक के पास ये तो रहता ही है, लेकिन आप याद करो कि बैंक ने कुछ पैसे आरबीआई को भी दे रखे हैं. याद करो ना भाई. लेकिन आरबीआई में से इसी में से तो दिए होंगे कि अलग से अपनी जेब से भरा होगा. ये जो आया होगा उसमें से ही तो उसने आरबीआई को भी पैसे दिए होंगे. इसका मतलब है ना, आपने टोटल डिपॉजिट का ही तो अमाउंट भरते हो कि अलग से भरते हो इसमें से. अब ध्यान से देखो बात. कासा स्टैंड्स फॉर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम कोर बैंकिंग सिस्टम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 EIS में, तब भी कासा की बार बार बात होगी. तो कासा क्या है? करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट. इसका मतलब अगर मान लो मेरे पास कितने पैसे हैं 100 रुपीज. मेरे पास क्या क्या रास्ता आपको लगता है कि मैं कहां कहां इस पैसे को ठिकाने लगा दूं? मैम मैं कुछ पैसा कैश अपनी जेब में रख लूं,
मैं कुछ पैसे अपनी सेविंग्स अकाउंट में डाल दूं, कुछ का एफडी कर दूं। क्या आप पोस्ट ऑफिस में भी पैसे जमा कर सकते हैं? और पोस्ट ऑफिस में भी दो प्रकार से, एक सेविंग्स और एक मान लो उनका कौन सा, टर्म डिपॉजिट। तो अब बताओ कि अगर मैं कहूं तो इसका मतलब मेरे देश में जितना पैसा लोगों के पास कैश है, जितना पैसा बैंक्स के पास सेविंग्स प्लस करंट में है, जितना पैसा पोस्ट ऑफिस के पास सेविंग्स अकाउंट में है, जितना पैसा बैंक के पास टर्म डिपॉजिट में है, और टोटल डिपॉजिट जितनी किसके पास, पोस्ट ऑफिस के पास है, यही मेरे देश का टोटल पैसा है। बोलो ठीक बात है? मैम एक बार और बता दो ये बात। मैंने कहा कि कोई भी देशवासी या तो अपने पास कैश इन हैंड रखेगा, अगर सुनो ना बेटा प्लीज, अगर बैंक में डालेगा तो दो रास्ते हैं, या तो डिमांड डिपॉजिट में डालेगा या फिर टर्म डिपॉजिट में डालेगा। ऐसे ही पोस्ट ऑफिस में या तो सेविंग्स भी डालेगा या फिर अदर्स में डालेगा, जैसे एनएससी खरीद लिया या किसी प्रकार की पॉलिसी खरीद ली, कोई पेंशन फंड खरीद लिया, ये क्या करेगा, यही कर सकता है या नहीं? इसी के ऊपर आपका जो कैलकुलेशन बना दैट इज M1, इस बार के एग्जाम का सवाल दिखाती हूँ फिर मैं आपको, M3 एंड M4। अभी अभी हमने देखा कि सबसे पहला मेरे पास ऑप्शन है करेंसी इन हैंड, करेंसी इन हैंड दैट इज नोट और कॉइन, जो मेरी जेब में रखे हैं। दूसरा डिमांड डिपॉजिट्स विथ बैंक्स प्लस अदर डिपॉजिट्स ऑफ, अब ध्यान से सुनना है बात मैम, टर्म डिपॉजिट की तो यहां पे कहीं भी बात ही नहीं हुई। बेटा ध्यान से सुन लो प्लीज, इसको याद करने का बहुत आसान तरीका है और इसके अब की बार शायद 3 या 4 नंबर में पूछा है। M4 के हिसाब से मनी सप्लाई कैलकुलेट करो। ये जो M1, M2, M3, M4 है ना, दिस इज बेस्ड ऑन द लिक्विडिटी। इसका मतलब जो जितना जल्दी अवेलेबल हो जाएगा उतना ज्यादा पहले लिखा गया है। देखो यहाँ पे सबसे पहला तो कैश इन हैंड, मोस्ट लिक्विड। डिमांड डिपॉजिट में भी किसी तरीके का कोई बंधन नहीं है। और अदर डिपॉजिट ऑफ आरबीआई का मतलब है बेटा आरबीआई का वो पैसा जो गवर्नमेंट के पास रखा है। इन्होंने कहा ये तो है ही, लेकिन अगर पैसे कहां हो, सेविंग्स इन पोस्ट ऑफिस। देखो याद कैसे रखना, कितना आसान है। बैंक कासा टर्म डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस कासा टर्म डिपॉजिट, कासा टर्म डिपॉजिट, कासा टर्म डिपॉजिट। ठीक बात है। यहां का भी तो सेविंग्स है ना। अरे यार तुमको वहां पे इंपॉर्टेंट लगा फालतू की बात। अब तो तुम देखो इधर ध्यान से, दो बातें हैं, बैंक और पोस्ट ऑफिस। यही है, एक नॉर्मल इंसान या तो पैसा हाथ में रखे या बैंक को दे या पोस्ट ऑफिस को। ध्यान से सुनना है, बैंक में भी या तो डिमांड डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस में भी सेविंग्स या टर्म। ठीक बात है। दोनों में से कौन सा ज्यादा लिक्विड? सेविंग्स। यहां भी कौन सा लिक्विड? सेविंग्स। तो यहां देखो, पहला डिमांड डिपॉजिट, दूसरा सेविंग्स इन पोस्ट ऑफिस। पहले हमने अभी मैंने कहा कि हम चल रहे हैं इन द मोस्ट लिक्विड फॉर्म, तो सबसे पहला रास्ता दिखा मुझे डिमांड डिपॉजिट। उसके बाद M1 प्लस प्लस टर्म डिपॉजिट विथ बैंक्स, बैंक पोस्ट ऑफिस, सेविंग्स टर्म, सेविंग्स टर्म। नंबर 1 सेविंग्स,
सेकंड पोस्ट ऑफिस का सेविंग, थर्ड बैंक का टर्म डिपॉजिट, M3 में क्या क्या बातें आ गई, ये प्लस टोटल डिपॉजिट्स विथ पोस्ट ऑफिस। बेटा एक बात ध्यान से, मैंने यहां M2 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहां टोटल लिखा है। जिनको भी ऐसा लग रहा है कि मैं ओशो आवास में नहीं लिख रही हूं, मैडम ने यहां M2 क्यों नहीं लिखा, बेटा प्लीज ध्यान से सुन लो, क्वेश्चन इसी से आएगा बस। इस चैप्टर से अगर सवाल आया तो दो ही आएगा, या तो क्रेडिट मल्टीप्लायर जो पिछले बार आया था 2 नंबर का निकालने के लिए, और या ये आएगा। मैडम ने यहां M2 इसलिए नहीं लिखा, अगर मैं मान लो हम लिख देते तो यहां टर्म डिपॉजिट लिखना। मैम क्या मैंने जो बात बोली समझ में आई? अगर मैं यहां, बेटा आप समझ गए लेकिन फिर भी मैं बता रही हूं, अगर मान लो मैं ये लिखती तो यहां टर्म डिपॉजिट होता। मैंने यहां M1 लिखा है इसलिए मैंने यहां लिखा टोटल डिपॉजिट, यहां हमने लिखा एक्सक्लूडिंग NSC। देखो कितना आसान आइडिया है। बैंक के 2 हिस्से, कासा डिमांड टर्म, पहला डिमांड, दूसरा इसका सेविंग्स, तीसरा बैंक का टर्म और चौथा इन सब का टोटल। तो बताओ जरा M1 इज इक्वल्स टू कैश इन हैंड, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स एंड अदर डिपॉजिट्स विद RBI। M1 प्लस पोस्ट ऑफिस वाला सेविंग्स, M1 प्लस टर्म डिपॉजिट ऑफ द बैंक, M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस एक्सक्लूडिंग NSC। कितनी आसान बात है। ये कहते हैं कि कितना आसान है, देखो कि भाई सीधी सीधी बात है। इसका हाँ, अब इसका न्यूमेरिकल देख लो, 1 मिनट भरत भी है यहां से पेपर, ये रहा, ये देखो बेटा, आपको दिख नहीं रहा होगा, कोई बात नहीं, बस अब मूव ऑन। यू हैव टू कंप्यूट M4। देखो या तो मैं ढूंढू सीधा M3, या मैं सारी बातें ढूंढूं, क्योंकि M4 में सब कुछ आता है। अब यहां देखो, करेंसी विद द पब्लिक, ये कंसीडर करना है कि नहीं करना है? डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक, टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स, अदर डिपॉजिट्स ऑफ RBI, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स, NSCs, नहीं करना है मैम, नहीं करना है। एक्सक्लूडिंग NSC, इसका मतलब केवल ऊपर वाले 4 चीजों की टोटल लगाने के लिए ही हमें 4-5 जो भी 3 नंबर दे रहे हैं, M4 निकालना है। अगर M3 होता तो क्या छोड़ देते? M3 निकालना होता तो आप पोस्ट ऑफिस का अगर टर्म डिपॉजिट दिया होता तो वो छोड़ देते। बोलो ठीक है, ये ठीक है। उसके बाद 1 मिनट में कुछ देख लूं। ये सारी बात तो जो यार, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, हाँ जी देख लो, पूरा चैप्टर लपेट दिया आपको। दो नंबर में पूछा है मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। ऑब्जेक्टिव्स, तब हम सिर्फ क्या करेंगे बेटा, अगर हमने चार्ट बनानी है,
ऑब्जेक्टिव जो मेन है वो लिखना है। एनालिटिक्स से बताना है 4 चैनल होते हैं, इंटरेस्ट, एक्सचेंज रेट, लेंडिंग चैनल एंड बैलेंस शीट। इसमें बताना है कि देखो भाई ऑपरेटिंग का मतलब है कैसे डे टू डे ऑपरेशंस को चलाया जाएगा विथ सम ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट्स लाइक CRR, SLR, LAF, MSF, MSS, OMO एंड बैंक रेट्स। ठीक है। अच्छा, एक बात अगर आपने नोटिस की हो तो यहाँ पे जो क्वेश्चन का जो नंबर है वो 2 से 3 या मैक्सिमम 4 नंबर का सवाल है। इसका मतलब वो आपसे बहुत ज्यादा हैवी कंटेंट नहीं चाहते हैं, छोटा है, क्योंकि कंटेंट ज्यादा है तो पूछना तो बहुत कुछ है लेकिन छोटा छोटा पूछेंगे। आए गए, मैंने आपको सुबह भी बोला था हम क्या छोड़ के जा रहे हैं वो उनको मालूम है, वही आता ही है। मैंने IPCC तो नहीं दिया था, PCC दिया था, और केवल ना 2 चैप्टर मुझे ना उतने बड़े अच्छे से नहीं आते थे उस वक्त, डिपार्टमेंट और इलेक्ट्रिसिटी। अब तो इलेक्ट्रिसिटी आपके में हट गया। हमारा ना PCC में एक पेपर था 100 नंबर का, पूरा अकाउंट्स, जो आपका 2 है अभी। तो सिर्फ डिपार्टमेंट और इलेक्ट्रिसिटी जो कि एक क्लास का सब चैप्टर था, तो शायद मैंने कभी नहीं देखा होगा ध्यान से, मेरी गलती है। पहला क्वेश्चन डिपार्टमेंट, कसम से। दूसरा इलेक्ट्रिसिटी, 16 नंबर के 2 सवाल, 32 नंबर। उसके बाद उसी साल ना NBFC में नई अमेंडमेंट आई थी, 16 नंबर कंपल्सरी NBFC। 100 नंबर में 48 नंबर के पेपर की मुझे हवा नहीं लगी कि ये हुआ क्या। मैंने एक क्वेश्चन आया, प्रिपेयर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन प्लस रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिखा कंबाइंड। मैंने कहा 2 तो अलग अलग तो आता है भाई, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन भी पढ़ा है तो वो बात पढ़ा देंगे। और अब 48 प्लस 16, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं शायद यहां बैठ के भी मुझे कोई फायदा नहीं है, आई वेस्ट माई 3 आवर्स। लेकिन अब घर में तो मार पड़ती अगर जल्दी आ जाते गलती से, तो और कहा चलो कुछ तो करते हैं। मैंने डिपार्टमेंटल में हाथ लगाया, जैसे तैसे जो बना इधर उधर। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और रियलाइजेशन मुझे नहीं मालूम कैसे बनता है कंबाइंड आज तक। हाँ, मुझे आज तक नहीं पता कंबाइंड कैसे बनता है। हाँ, उस दिन बन गया। मैंने ब्रैक लगाया, जो एक कॉमन अकाउंट लिखा, जो रियलाइजेशन आता उसका भी डेबिट उसी में, रिकंस्ट्रक्शन जो आता उसका भी डेबिट उसी में, क्रेडिट भी यही और उसका भी वही, और इतनी सुंदर से लिखी जर्नल एंट्रीज। और मेरे उस पेपर में 64 नंबर थे। मुझे आज तक नहीं मालूम कैसे आए हैं, क्यों पेपर में नंबर। मेरे पापा ने कहा बेटा तुमको नहीं लगता तुम तो बहुत पढ़ती थी, तुम्हारे नंबर कम। मैंने कहा खुलवा मत लेना पेपर, गलती से क्या पता आजू बाजू वाले का चढ़ा दिया हो और कहीं उनको एहसास हो जाए कि ये तो तुम्हारा नहीं है। नहीं, और ये सच है, ये सच है, मैं बिल्कुल कहीं फेंका ही नहीं है, ये बिल्कुल सच है। इसलिए कभी भी एक जो चैप्टर, जैसे बच्चे ना पार्टनरशिप छोड़ के जाते हैं यूजुअली बहुत ज्यादा, बस 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 बस। भरत भैया कहाँ गए? ले आए? हाँ तो दे दो। हाँ यही बटवा। प्लीज 10 मिनट के लिए कोई अपनी जगह से मूव नहीं करेगा प्लीज, ठीक है? अच्छा, तो जब तक कुछ लिख ही लेते हैं, फिर क्या करें? हाँ बोलो ना। कौन? तो जो डांस करना चाहता है करे, मुझे कोई परेशानी नहीं है। एसेट प्राइस चैनल वही है, लाइवली। अगर एसेट आपकी स्ट्रांग है तो आपकी पोजीशन अच्छी है। मार्केट पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर मान लो आपकी एसेट स्ट्रांग है तो ऑटोमेटिकली आपकी कंजम्पशन भी ज्यादा होगी। कौन सा बेटा?
कैप्टिव मार्केट का मतलब होता है द थिंग्स विच आर रेडली अवेलेबल, वो ऐसी चीज़ें जो तुरंत अवेलेबल हैं, जिनको तुरंत चीज़ों को किया जा सकता है, वो कहलाता है कैप्टिव मार्केट। अनकम्बर्ड का मतलब नॉन चार्ज, जिसके ऊपर किसी का मॉर्गेज नहीं है। बाद में जाते वक्त दिखा दो, मैं बता के जाऊंगी बेटा। हाँ, कौन था डांस करने वाला? लेकिन जिसको भरत दिया, कैमरा बंद कर दो, कैमरा बंद कर दो, हमें एमएमएस नहीं बनवाने। चलो